मिस्टर वक्कास, एक बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पैदा होने के बाद हम जिंदगी भर एक डोर से बंध जाएंगे, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और मैं नहीं चाहती कि डिवोर्स के बाद मैं आपसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखूं। इस लड़की के अल्फाज मुकाबिल को अपने दिल को काटते महसूस हुए। तुम मेरा बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम मुझसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखो, राइट? गुस्से की शिद्दत से वकास को अपनी रगें फटती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था। आंखें इस कदर डार्क कि किरण को महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रही। किरण के नजदीक वो वही कर रही थी जो वकास की चाहत थी शुरू से। फिर ये अचानक इतना गुस्सा क्यों? हाँ, बस इसका इस लफ्ज को अदा करना था कि अगले ही पल वो खूबरू नौजवान गुस्से से लाल पीला होता उस पर किसी काली घटा की तरह छा गया। कि क्या क्या कर रहे हो? वो अचानक करीब आया तो किरण घबरा कर पूछने लगी, मगर अल्फाज पूरा करने के भी मुकाबिल ने इजाजत नहीं दी थी और उसके होंठों पर झुक गया। सिर्फ कुछ ही लम्हों के बाद किरण का चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ गया। वकास उसकी सांसों पर मुकम्मल गालिब आ गया था। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कंवल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 16 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। मिस्टर मुआविया, कैसी हो किरण? दूसरी जानिब से नरमी से इस्तिफसार किया गया। वकास के कान खड़े हो गए थे। अल्लाह का बहुत करम, और आप? मैं भी ठीक। तुम्हें पता होगा मेरे डैड की सर्जरी हुई है। अल्लाह के करम से वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। इसी खुशी में हमने पार्टी रखी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी। ये पार्टी तो सिर्फ एक बहाना थी किरण से मिलने का। वो जानना चाहता था वकास और उसके दरमियान चल क्या रहा है। क्या वकास अक्सर उसे मारता पीटता है या वो पहली बार था? उसकी नीयत खराब नहीं थी, वो सिर्फ किरण की मदद करना चाहता था इन सब में। जब से किरण से मिलकर आया था वो सुकून से सो नहीं सका। उसे पता था उसे सुकून आएगा भी नहीं जब तक वो किरण की मदद ना कर दे। पार्टी, किरण ने यूं ही दोहराया था, मगर मुकाबिल की आंखें उसके जवाब पर टिक गईं। उसकी आंखें सुर्ख होना हो चुकी थी। स्पीकर ऑन नहीं था, मगर फिर भी मुआविया की आवाज़ उसके सेल से बाहर तक आ रही थी, जिसकी वजह से वकास आसानी सुन पा रहा था। उसका दिल बेचैन सा हो गया। वो नहीं चाहता था कि किरण उसके बगैर मुआविया की पार्टी में जाए। मैं ज़रूर आती, मगर वकास की तबीयत ठीक नहीं है और वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे में मैं इसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? वो लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी अपने शौहर को इस हालत में छोड़कर जाने का, चाहे बात 2-3 घंटों की ही क्यों ना हो। मुआविया मजीद कुछ ना कह सका। ठीक है, तो फिर मैं पार्टी को पोस्टपोन कर देता हूँ। उसका अगला जो जुमला सुन वकास की आंखें ट्विस्ट हुई। वो अपने वालिद की रिकवरी पार्टी सिर्फ किरण के लिए मुलतवी कर रहा था। ये बात तो वकास को किसी सूरत हजम नहीं होनी थी। नहीं, मुआविया का उसे एक अच्छे दोस्त की तरह अहमियत देना इस नाजुक लड़की को बहुत अच्छा लगा। वो अलग बात है कि बराबर बेटा शख्स ज्वालामुखी बन चुका था। ऐसी ज्वालामुखी जो किसी वक्त भी फट सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर शर्मसारी के साथ बोली। इस कुबरू नौजवान को याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार उसने इस हसीन लड़की को इस तरह मुस्कुराते हुए कब देखा था। वो मुस्कुराहट बहुत दिल फरेब थी, मगर ये उसके लिए ना थी। ये सोचकर वो जल भुनकर खाक हो रहा था। मैं अभी वो बात कर ही रही थी कि मुकाबिल ने उसके हाथ से सेल छीन लिया। किरण ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। वकास ने एक लम्हे की देरी किए बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हेलो हेलो किरण, वो बात कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम मुझे खाना खिलाने आई थी यहाँ। अगर नहीं खिलाना तो निकलो मेरी स्टडी से। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं भी पसंद नहीं। उसने छोटी आंखें कर मुकाबिल को घूरी से नवाजते दूबदू कहा। तो वो वजिया मर्द उसकी शक्ल देखने लगा। बल्कि यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम्हें दुनिया में सिवाय अना की बाहों के और कुछ पसंद ही नहीं। मिस्टर वक्कास को कहो तो इसे बुला लूं, वो तुम्हें अपने खूबसूरत और प्यारे हाथों से बना बना कर लुक में खिला देगी। अगर उसके हाथ का मैनिक्योर ख़राब ना हो तो कह नहीं सकते ना, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वो नीम की कड़वी गोली शहद में डुबो डुबो कर खिला रही थी। मुकाबिल 1-2 सानियों तक तो फ़क्त उसका चेहरा देखता रहा। नहीं, बस उसे बुला लो, खाना तुम ही खिलाना। मैं नहीं चाहता उसका मैनिक्योर ख़राब हो। उसने करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डाल ज़िद करने वाले अंदाज में कहा। वकास अब्बासी खासा गुरा कर दांत पीसते हुए बोली। इस लम्हे वकास को वो कोई जंगली बिल्ली लगी जो किसी वक्त भी हमला कर सकती थी, मगर साथ साथ क्यूट भी। अगले ही पल वो हल्का सा झुका और उसके गाल को नरमी से चूमा। किरण को ज़बरदस्त शौक लगा था। गुस्सा तो जैसे उस शौक के ज़ेरे हसर कहीं गुम हो गया था। वो हैरत से उसे देखने लगी। उसके गाल मुकम्मल लाल पड़ गए। तुम्हें बुखार हो रहे क्या? लगता है बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। मारे हैरत व बेयकीनी कि उसने अपने हाथ की पुश्त फौरन ही उस खूबसूरत नौजवान की चौड़ी पेशानी पर रखी। उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए ये रेगिस्तान में अचानक बाहर कहाँ से आई?
उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था उसका। 1.5 साल की शादी में उसे याद नहीं पड़ता कि वकास ने कभी उस पर अपनी मोहब्बत लुटाई हो। माना मियाँ बीवी में ये आम बात होती है, मगर उनके दरमियान नहीं थी, और यही वजह थी कि उसे लगता था कि वो अपनी सारी मोहब्बत अना पे लुटा आता है, अपनी सारी ज़रूरियात उससे पूरी कर लेता है। इसलिए वकास के पास कुछ बचता ही नहीं उसे देने के लिए। 6 महीने से ज़ायद हो चुके थे इनकी डिवोर्स की लड़ाई को, और इस दौरान वकास ने एक बार भी उसके करीब आने की खुद से कोशिश नहीं की। तुम ऐसा क्यों ज़ाहिर कर रही हो जैसे ये सब पहली बार हो रहा है हमारे दरमियान? मुकासा नरोटे लहजे में बोला। तुम्हारी तरफ से तो पहली बार ही है, मुकाबिल की आंखों में झांकते जंजीदा से लहजे में जवाब दिया। किरण के नज़दीक एक्सीडेंट के सबब वो 3-4 दिनों से अना से मिल नहीं रहा था। शायद यही वजह थी कि उसे ज़रूरत महसूस हो रही थी, और अब जब अपनी मनपसंद औरत मैसर नहीं थी तो उसके बदले में तो उसके बदल के तौर पर उसके करीब आ रहा था, और ये एहसास कि वो किसी का रिप्लेसमेंट है, जैसे इस नाजुक सी लड़की के दिल को छल्ली कर रहा हो। फ़िलहाल खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी मुंह में नहीं जाएगा तुम्हारे। वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी इस मौजू पर, चूँकि उसका दिल दुख रहा था। उसने लुक़मा बनाकर वकास के सुर्ख होठों से लगाया। वो कुछ सानियों तक उसका चेहरा तकने लगा, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि चल क्या रहा है इस लड़की के जहन में। क्या खाओ ना? मुकाबिल को खाता ना देख उसे नज़र उठाकर कहा। हल्का सा निचला होठ दांतों में दबाते कर उसके हाथ से लुक़मा खाया। तुम जाना चाहती हो पार्टी में तो चले जाओ, फ़क़्त दिल टटोलने की नीयत से गोया हुआ। उसके चेहरे पर आने वाले एक एक तासुर को बगौर देख रहा था वो। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकती, माना इस लड़की ने बहुत सादगी से कह दिया था। अगर वो नहीं जानती मुकाबिल के दिल को किस कदर भाया था उसका जवाब। होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलकी, जैसे वो मुस्कुराया हो। उसका मूड अचानक ही बहुत खुशगवार हो गया था। अगला सीन। किरण कहाँ हो बेटा? रक्षी बेगम की आवाज़ पर वो तेज़ी से कमरे से निकलकर नीचे आई थी। दादी जान आप? वो बहुत खुश हुई थी उनके अचानक आने पर, मगर रक्षी बेगम खासा खफा थी। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। वकास के सलाम करते ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बात ना करना तुम मुझसे, इतना बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे साथ, वो तुमने मुझे बताने भी ज़रूरी नहीं समझा। ये तो आज मैं ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि मेरा पोता बीमार पड़ा है घर में। वो वकास के खासा नाराज़ थी, मगर कुछ ही देर में उसने अपनी दादी को मना लिया था। वो 1-2 दिन रुकने की नीयत से आई थी ताकि वो अपने पोते का खुद ख्याल रख सकें। बचपन से वकास उनके पास ही पला था, उन्हें वकास से बड़ी मोहब्बत थी, जिब्रान से कहीं ज़्यादा। हालांकि जिब्रान बड़ा था उम्र में वकास से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ वकास के हवाले कर रखा था। अगला सीन। किरण तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो किचन के कामों में लगी हुई थी। जब रक्षी बेगम ने उसका हुलिया देखा तो खासा हैरान होकर पूछने लगी। वकास वहीं लाउंज में बैठा अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। किरण और दादी की सारी बातें उसके कानों तक रसाई हासिल कर रही थी। तैयार मगर क्यों दादी? इस खूबसूरत लड़की ने उलझ कर पूछा। क्या तुम्हें दावत नहीं आई? मुझे तो मुआविया ने कहा था कि उसने अलग से दावत दी है तुम्हें भी, और वकास को भी पार्टी की, उसके वालिद की रिकवरी की खुशी में। हाँ दी तो थी, मगर दादी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस हालत में थोड़ी जा सकते हैं, और मैं इन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। क्या मतलब कैसे जा सकती हो? बच्चा थोड़ी है वो, रख लेगा अपना ख्याल, 2-3 घंटों की तो बात है। रक्षी बेगम ने खासा लापरवाही से जवाब दिया तो वकास के कान खड़े हुए। उसके हाथ हंस खुद रुक गए थे टाइपिंग करते करते। नहीं दादी, मेरा वैसे भी दिल नहीं है, उसने टालने की नीयत से कहा। अरे क्यों दिल नहीं है? अच्छा है घर से बाहर निकलोगी थोड़ा दिल भरा होगा, हर वक्त घर में बंद रहती हो वरना। रक्षी बेगम के आगे तो किसी की नहीं चलती थी, वो कहाँ से कुछ कहती। उसने हथियार डाल दिए। दादी जब उसका दिल नहीं है तो क्यों फोर्स कर रही हैं? उसे हथियार डालता देख वकास फौरन ही मैदान में आन कूदा था। तुम तो चुप ही करो, बजाय उसे कहने के कि बाहर जाओ, अच्छा है तुम्हारा दिल बहल जाएगा, उल्टा उसे घर में बंद करके रख रहे हो। रक्षी बेगम तो जैसे उस पर बिगड़ने लगी थी। वो समझ गया था उसकी दादी किरण को अपने साथ ले जाकर ही दम लेंगी, इसलिए बहस बेकार थी। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। उसके कहते ही किरण हैरत से उसकी जानिब देखा। तुम भी जा रहे हो? बिल्कुल, घर में बैठे बैठे मैं भी बोर हो गया हूँ। मुआविया के घर किरण को अकेला जाने दे, ऐसा कैसे मुमकिन था? चल तो रहे हो, मैं बता रही हूँ वहाँ जाकर कुछ खाना नहीं, वरना टाँके पक जाएंगे तुम्हारे, अभी ठीक नहीं हुए सही तरह तुम। किरण ने खासा वार्निंग आमेज लहजे में कहा तो रक्षी बेगम मुस्कुराने लगी, जबकि वकास सुनकर भी अनसुना करता सर झटकता हुआ चल दिया था। पार्टी के अंदर वकास ने 1 मिनट के लिए भी किरण को अकेला नहीं छोड़ा था। भूला नहीं था वो अब तक के पिछली बार क्या हुआ था। हेलो किरण। हेलो वकास। मुआविया ने उनकी जानिब आते हुए मुस्कुरा कर मुखातिब किया।
हेलो, वकास ने फक्त इस बात में सर हिला दिया था, जबकि किरण ने प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए जवाब दिया। तुम मुझे पूछने नहीं आए। वकास ने महसूस कर लिया था जैसे कोई दीवार हाई लो उसके और मुआविया के दरमियान। वो उससे दोस्ताना अंदाज में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, बस तबीयत पूछ के पीछे हट गया। जबकि किरण से वो मुसलसल बातचीत में लगा हुआ था, जैसे न जाने कितने पुराने दोस्त हों। पहले तो वो चुपचाप सुनता रहा, मगर अब इसकी हद पार हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था जैसे वो वहाँ होकर भी नहीं हो। दोनों की बात को काटते हुए उसने अचानक मौजू छेड़ा। वकास के तमाम ही दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हत्ता के बिजनेस रिलेटेड लोग भी उसके तबीयत पूछने आए थे, मगर नहीं आया तो मुआविया नहीं आया। मिलने ना आया, कम से कम कॉल करने की जहमत कर लेता, मगर उसने वो भी ना की। ऐसा क्यों? क्या किरण की वजह से? ये ख्याल आते ही उसने अपनी मुट्ठी भींची। वो मैं आया था, मगर तुम सो रहे थे, इसलिए मैं बाहर से ही चला गया। किरण ने बताया नहीं तुम्हें? किरण से तो वो बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर नरमी से बातें कर रहा था, मगर जब वकास से बात की तो उसका लहजा नहायत संजीदा हो गया। नहीं, उसी की तर्ज में। गलती मेरी है, मैं भूल गई बताना। वकास, मिस्टर मुआविया आए थे तुमसे मिलने, फूलों का गुलदस्ता भी लाए थे। किरण ने वकास की जानिब मुखातिब होकर माजरती अंदाज में कहा, तो वो खूबरू नौजवान फक्त इस बात में सर हिलाने लगा। वैसे अपने पेशे के मुताल्लिक कुछ बताइए ना, किरण ने बड़े तजस्सुस से सवाल किया था। किसके मुताल्लिक? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर वकालत? वकालत। वकास ने महसूस किया कि किरण कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है उसके पेशे में। बातों ही बातों में जब किरण ने उसकी इनकम के मुताल्लिक पूछा तो वकास की आंखें ट्विस्ट हुईं। छोटा मोटा सा वकील हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि अपना गुजारा कर सकूँ, बाकी डैड है पीछे संभालने के लिए, मुआविया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। फिर भी मतलब 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख कितना कमा लेते हैं महीने का? वकास के समझ ना आया आखिर वो क्यों इसकी इनकम जानने के पीछे पड़ गई है। उसने कभी इतना इंटरेस्ट उसके पेशे में नहीं लिया था जितना वो मुआविया के पेशे में दिखा रही थी। अपनी टाई को ढीले करते वो दांत पीस रहा था, मगर कहा कुछ नहीं। मुआविया की शख्सियत इतनी खूबसूरत थी कि कोई उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। किरण भी बहुत मुतासिर हुई थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि अपना नॉवेल का अगला हीरो मुआविया जैसे इंसान के किरदार को बनाएगी। उसीलिए वो उसके पेशे में इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी। बाकी उसकी किरदार की ऑब्जर्वेशन को, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे मुस्कुराता है, हर एक अदा नोट कर रही थी वो, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जी रही थी इस समय। इसलिए उसे ख्याल ही नहीं आया कि बराबर खड़ा शख्स उसकी बातों से खाइफ भी हो सकता है। बल्कि खाइफ तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो वकास इस लम्हे महसूस कर रहा था। वो लड़की मुसलसल मुआविया की शख्सियत में अपना इंटरेस्ट शो कर रही थी, मुकाबिल कैसे न जलता। हेलो, अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक नस्वानी आवाज़ आई। किरण बगैर मुड़े भी जानती थी कि वो किसकी आवाज़ है। अना, मुआविया और वकास दोनों ने ही एक साथ कहा। इसी लम्हे किरण भी पीछे मुड़ी, मगर उसकी निगाह अना से पहले उसके पर्स पर गई। अगले ही पल उसके गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। ये तो मेरा पर्स है जो मैंने डैड की मदद करने के लिए बेचा था, ये इसके पास कैसे? वो खूबरू नौजवान उसके लिए ब्रांडेड चीज़ें लाता रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसे शौक़ है। किरण भी बखुशी कबूल करती थी। कुछ माह पहले उसके वालिद को अपने कारोबार के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो बार बार किरण को उसके लिए कॉल कर रहे थे। वो चाहते थे किरण वकास से पैसे मांग कर उन्हें दें। किरण को अपने वालिद के लिए अपने शोहर से पैसे मांगना ठीक न लगा। वो वैसे भी उसे गोल्ड डिगर औरत समझता था, इसलिए उसने छुपकर मदद करने की कोशिश की। अब अपनी कुछ ब्रांडेड चीज़ें निकाल कर उन्हें ऑनलाइन फ़र्क के ज़रिए बेचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऑनलाइन बेची हुई ब्रांडेड चीज़ों में से एक अना इवान जैसी बड़ी एक्ट्रेस ख़रीदेगी। खौफ के मारे उसकी पेशानी पसीनों से भीगने लगी थी। किरण ने वकास की जानिब देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था अना से। किरण ने महसूस किया कि उसकी तवज्जो अभी तक अना के पर्स पर नहीं गई है। उसे ये सोच अपनी कमर पर पसीने ढलते महसूस हुए कि वकास को अगर इल्म हुआ कि वो उसके पीठ पीछे अपने वालिद की मदद करने की गर्ज से उसका लाया हुआ सामान बेच रही है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। या अल्लाह, ये दुनिया कितनी छोटी है, अब मैं क्या करूँ? उसके नाखून खुद ही उसके मुंह की जानिब बढ़ गए थे। अना ने किरण को सलाम नहीं किया था और किरण इस हालत में थी नहीं कि उसे देख भी सके। उसका सारा ध्यान तो बस इस फर्श पर अटक गया था। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि वकास, अब्बासी, इसकी माँ बहन इसे कितना जलील करेंगे उनके पीठ पीछे घर का सामान बेचने पर। अगले ही पल किरण ने अपने मुंह पर हाथ रखा जैसे उसे उल्टी आ रही हो। क्या हुआ किरण? मुआविया फिक्रमंद होकर पूछ रहा था। किरण ने फिर मुंह झुकाया और पेट पकड़ा। क्या हुआ? उसकी हालत देख रक्षी बेगम फौरन ही उसके पास आ गई थी।
उल्टी आ रही है, मैं आती हूँ। वो तेज़ी से ये कहकर वॉशरूम की जानिब गई थी, मगर सिर्फ 4-5 कदम चलते ही वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मुआविया को लगा कि उसकी जान निकल गई हो, जबकि वकास अब्बासी नॉर्मल खड़ा उसे बेहोश होते देख रहा था। अरे किरण को क्या हुआ है? किरण, मिस किरण, उन्हें उल्टी आ रही थी और फिर ये बेहोश हो गई। कोई डॉक्टर को कॉल करो। पूरे हॉल में चिमगोइयाँ शुरू हो गई थी। मुआविया फ़ौरन ही उसे उठाने के लिए भागा, मगर जैसे ही उठाने लगा उसका दिमाग हवासों में लौटा और उसने तेज़ी से सामने खड़े वकास की जानिब देखा। वकास के हाथ में टाँके आए हुए थे, जो अभी ठीक नहीं हुए थे। वो किरण को नहीं उठा सकता था, मानो उसने कोट पहना हुआ था, जिसके सबब उसके हाथ पर बंदी पट्टी छुपी हुई थी। मगर सब जानते थे कि वो अभी रिकवर नहीं हुआ सही तरह। इस लम्हे अजीब सी सिचुएशन में था वो लड़का, वो लड़की जो उसके लिए बहुत ख़ास थी। इस वक्त फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था, उसे उठा नहीं सकता था, उसका ख्याल नहीं कर सकता था। और ये एहसास उसे दिल ही दिल में हज़ार मौतें मार रहा था। वकास, तुम्हारा हाथ। वो वजाहत से मालामाल नौजवान चेहरे पर बगैर कोई तासुर लिए किरण को उठाने आया तो फ़ौरन ही महविश बेगम एहतजाजन बोली, मगर उसने सुनकर भी अनसुनी करते उसे बाहों में भरा। इधर लिटा दो। मुआविया उसे अपने रेस्ट रूम में ले आया था। दरवाज़ा बंद करो, वकास के गंभीर लहजे में कहते ही मुआविया ने फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी सब बाहर ही रह गए। मुआविया फ़ौरन ही डॉक्टर को कॉल करने लगा। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पत बहू माँ बनने वाली है। हाँ, तो गोद भराई कब कर रही हैं आप? हॉल में मौजूद औरतों ने रक्षी बेगम और महविश बेगम को खूब मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी। अभी डॉक्टर को आकर चेक करने दें, फिर देखते हैं। रक्षी बेगम की उम्मीदें आसमानों को छू रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी, मगर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रही थी। वो अभी दूसरी जानिब महविश बेगम बिल्कुल खामोश खड़ी थी। किरण, किरण। वकास उसके बराबर में बैठकर उसे आवाज़ें लगाने लगा। उसकी आंखें मुकम्मल डार्क थीं। उसे ना उठता देख वो उसके सुर्ख गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठों पर झुकने लगा, मगर ये परवाह किए कि माविया कमरे में मौजूद है। किरण की आंखें मारे शौक के खुद ही खुल गई थी जब उसने वकास को खुद पर झुकता हुआ महसूस किया। अभी उसकी नाक किरण की नाक से टच ही हुई थी कि वो चीखते हुए उठी। दूर हटो। उसकी आवाज़ सुनते ही मुआविया, जो सेल पर डॉक्टर से बात करने में मगन था, हैरत से पलटकर देखने लगा। निहायत ही बेकार एक्टिंग है तुम्हारी। वकास सीधा होकर बैठते उसकी जानिब देख दांत पीसते हुए बोला, अब बताना पसंद करोगी इस नाटक की वजह? इस कुबरू नौजवान की डार्क आंखें देखते ही जैसे सांप सूख गया हो किरण को। वो ये क्या था? अभी वो बोल ही पाती इससे कबल ही मुआविया, जो किरण की शख्सियत से वाकफियत नहीं रखता था, हासा उलझकर उसे देखते हुए पूछने लगा, मेरी बीवी का टैलेंट? इस पीले रंग की फ्रॉक में खुलते गुलाब जैसे चेहरे वाली को खा जाने वाली निगाह से देख वकास दांत कचकचाते हुए गोया हुआ, तुम्हें पता है तुम्हारी इस अहमकाना हरकत की वजह से बाहर मुबारक बातें देना शुरू हो चुकी होंगी? वकास एक शार्प आदमी था। उसे अंदाज़ा था कि बाहर लोग उसकी हालत का क्या अंदाज़ा लगा रहे होंगे। उसे किसी की परवाह ना थी सिवाय अपनी दादी के, जो यकीनन बहुत खुशी हो गई होंगी किरण को उल्टी आती देखकर। तुम्हें कैसे पता चला? वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। इस बार तो उसने बहुत नेचुरल किया था सब कुछ, फिर भी वो पहचान गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी लाई हुई चीज़ें भूल जाता हूँ? उसके रुखसार पर आती लटकों कान के पीछे करते मुफाहमाना अंदाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही किरण शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। अब करना क्या है? मुआविया व वकास उसे ही तक रहे थे। वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। निहायत लचकदार अंदाज में पूछा, फिक्र मत करो, डॉक्टर को पैसे देकर बात संभाल लेंगे। वो हैंडसम लड़का अपने सफ़ेद कोट को अपने हाथ से पीछे कर पॉकेट में हाथ डालता लापरवाही से बोला, क्या हुआ है डॉक्टर मेरी बहू को? डॉक्टर के चेकअप करने के बाद कमरे से निकलते ही सबसे पहले महविश बेगम ने पूछा था। शायद इन्होंने कुछ गलत खा लिया था, इसलिए उनका पेट काफ़ी अपसेट है। ज़्यादा फिक्रमंद होने की बात नहीं है, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, आप इन्हें आराम करने दें, वो ठीक हो जाएंगी। प्रेग्नेंट नहीं है वो? रक्षी बेगम फ़ौरन ही पूछ उठी थी। ये सवाल करते वक्त उनकी आंखों में बड़ी उम्मीद उभरी नजर आई थी। नहीं नहीं, डॉक्टर फ़ौरन ही बोली। डॉक्टर के जाने के बाद मुआविया ने दरवाज़ा खोल दिया था और बाकी सब उसे देखने अंदर आ गए थे। रक्षी बेगम ने वकास से कहा कि उसे घर ले जाएं, क्योंकि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। वो लंबा चौड़ा हसीन नौजवान इस लड़की के ड्रामे को कायम रखते हुए उसे बाहों में भरकर उठाकर गाड़ी में लाया और बैक सीट पर लिटा दिया। अलमिराज मेंशन पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरा और डोर आहिस्तगी से बंद किया। इंतज़ार कर रही हो क्या कि तुम्हें बाहों में भरकर ऊपर लेकर जाऊं? बैक सीट का डोर खोलते किरण की जानिब बरहमी से देख उसने दांत पीसते हुए इस्तफसार किया, राबिया है घर में और बाकी मुलाजमीन भी, वो बता देंगे दादी को, प्लीज़
आंखों को झुकाए वो शर्मिंदगी से लचकदार अंदाज में मिन्नत करने लगी। वकास ने एक लफ्ज़ ना कहा, बस धुआं धुआं होते चेहरे के साथ उसे बाहों में भरा और ऊपर अपने कमरे तक ले आया। कमरे में लाकर उसे बेड पर आराम से लिटा दिया। और क्या क्या चीज़ें बेच चुकी हो तुम अब तक? उसके चेहरे को बगौर तकते हुए उसने संजीदगी से पूछा। माना वो चीख नहीं रहा था, गुस्सा नहीं कर रहा था, कोई भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद किरण को महसूस हुआ जैसे उसकी बोटियां कट रही हों। वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी, ज़बान जैसे मारे शर्मिंदगी के साथ छोड़ गई हो। वकास की निगाह अचानक ही सामने टेबल पर रखी उसकी पैक दवाइयों पर गई। तुम दवाई नहीं पी रही क्या? उसने बस यूं ही पूछ लिया था। नहीं। क्यों? वो थोड़ा हैरान होकर। क्योंकि अब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। बस उसका जुमला अदा करना था कि वकास अब्बासी का दिमाग और दिल हिलकर रह गए। पहले उसका अचानक डिवोर्स मांगना, फिर मुआविया से उसके पीठ पीछे नाम बदलकर दोस्ती कर लेना, घर का सामान बेचना, उसके सामने उसी के दोस्त की शख्सियत में इंटरेस्ट शो करना, ये सब क्या कम था कि वो बच्चा पैदा करने से भी साफ इनकार कर रही थी अब? क्यों? क्योंकि इस खूबसूरत लड़की की नज़रें झुकी हुई थी, इसलिए उसने वकास के बदलते हुए चेहरे के तासुरात को देखा ही नहीं। क्योंकि हमारी डिवोर्स होने वाली है, ऐसे में बच्चे को दुनिया में लाने का क्या मतलब? क्यों मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाकर रुलने के लिए छोड़ दूं? इस बार जब महविश बेगम ने उसे दवाइयाँ भेजी तो उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि नहीं, जब वकास अब्बासी को औलाद चाहिए ही नहीं तो वो किसके लिए लड़ रही है, किसके लिए इतनी दवाइयाँ पी रही है? एक्सीडेंट के बाद से अब तक उसने कोई दवाई नहीं पी थी और ना ही पीने का कोई इरादा था। तुम दवाइयाँ पी लो, बच्चा होता है तो मैं इस काबिल हूँ कि उसे पाल सकता हूँ, इसकी हर ख्वाहिश और ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल कर तहम्मुल से गोया हुआ। किरण उसकी बात सुन उलझकर नज़र उठाने पर मजबूर हुई। वो वकास अब्बासी जो 1.5 साल से बच्चा ना पैदा करने की ज़िद लगाए बैठा था, आज अचानक कह रहा था कि उसे बच्चा चाहिए। वो कैसे न उलझती? हमारी ज़िंदगी जब नॉर्मल थी तब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था और आज जब डिवोर्स होने वाली है तो तुम्हें अचानक बच्चा चाहिए। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा पाल सकता हूँ। वो सर्द महरी से बोला। किरण को महसूस हुआ जैसे वो उसके बगैर बच्चा पालने की बात कर रहा है। मिस्टर वक्कास, एक बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पैदा होने के बाद हम जिंदगी भर एक डोर से बंध जाएंगे, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और मैं नहीं चाहती कि डिवोर्स के बाद आपसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखूँ। इस लड़की के अल्फाज मुकाबिल को अपने दिल को काटते महसूस हुए। तुम मेरा बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम मुझसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखो, राइट? गुस्से की शिद्दत से वक्कास को अपनी रगें फटती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था। आंखें इस कदर डार्क कि किरण को महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रही। किरण के नज़दीक वो वही कर रही थी जो वकास की चाहत थी शुरू से। फिर ये अचानक इतना गुस्सा क्यों? हाँ, बस उसका इस लफ्ज़ को अदा करना था कि अगले ही पल वो खूबरू नौजवान गुस्से से लाल पीला होता उस पर किसी काली घटा की तरह छा गया। क्या क्या कर रहे हो? वो अचानक करीब आया तो किरण घबरा कर पूछने लगी, मगर अल्फाज पूरा करने की भी मुकाबिल इजाज़त नहीं दी थी और उसके होंठों पर झुक गया। सिर्फ कुछ ही लम्हों के बाद किरण का चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ गया। वकास उसकी सांसों पर मुकम्मल गालिब आ गया था। उसने अपने हाथों से वकास को दूर करना चाहा। क्या खुद को बचा रही हो किसी और के लिए? इसने हल्का सा चेहरा ऊंचा कर उसकी सुर्ख डोरों से सजी आंखों में झांकते हुए पूछा। मिस्टर वकास अब्बासी, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ इस मामले में। 1.5 साल की शादी में उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वकास उसकी जानिब पहल करे, क्योंकि वो शर्मिंदा होती थी हमेशा पहल करके। आज वो कर भी रहा था तो किस तरह? वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था उस पर और किरण के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुस्सा है किस बात का। अपनी बीवी से अपनी औलाद की चाह रखना ये ज़बरदस्ती तो नहीं, ये तो हक है मेरा, खासा जताते हुए जवाब दिया और अगले ही पल उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड के ऊपर लगा दिया। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई जानवर नहीं। क्या मेरी रज़ा इस मामले में कोई अहमियत नहीं रखती? कदूरत से मुकाबिल को तकते हुए वो खुद को आज़ाद कराने की चाह में फड़कते हुए बोली। तुम वाकई मेरी औलाद को पैदा नहीं करना चाहती? इसका लहजा किरण को शदीद खौफजदा कर गया था। लगा जैसे कोई आखिरी मौका दे रहा हो, फिर नहीं देगा। नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। मिसेस वकास अब्बासी, अब तुम अगर मुझसे भीख मांग मांग कर भी मर जाओ ना, तो भी मैं तुम्हें अपने बच्चे की मां बनने की इजाजत नहीं दूंगा। इस सुर्ख होते नौजवान ने आहिस्तगी से हाथ छोड़ते इस लड़की की क्रिस्टल सी चमकती आंखों में झांक कर एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। फिर उस पर से मुकम्मल हटकर बाहर की जानिब चल दिया। वो भी तेजी से उठकर बैठी थी। इसी लम्हे किरण की निगाह फर्श पर पड़े खून पर गई। वो खून वकास के हाथों से निकल रहा था। काला कोट होने के सबब इसके हाथों से निकलने वाला खून नजर नहीं आ रहा था, वरना रिश्त तो बहुत देर से रहा था। वकास, वो फौरन ही फिक्रमंदी से चीखी थी। जी, तो आज की एपिसोड बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। चलिए तो मज़े करिए, एपिसोड सुनिए, पढ़िए, जो करना है करें। उसके बाद फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हमारे दूसरे वाले नॉवेल की वफ़ाए यार की नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।